नमस्कार दोस्तों, हेलो एवरीवन। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग हिस्ट्री की डे वाइज सीरीज देख रहे हैं टॉप 500 एमसीक्यू की, जिसमें हम लोग अभी मिडीवियल इंडिया मध्यकालीन भारत के बारे में बात कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी तराइन के युद्ध के बारे में, कब हुए 1191 पे और 1192। ठीक है, 1191 1192। ठीक है, दो युद्ध हुए हैं आपके। किसके किसके बीच में हुए? ये हुए आपके मोहम्मद गोरी, ठीक, और आपके पृथ्वीराज चौहान के बीच में। पहला युद्ध कौन जीता था? पहला युद्ध जीते थे हमारे पृथ्वीराज चौहान, और दूसरा युद्ध जीता था मोहम्मद गोरी। तो इतनी बात हम लोगों ने पिछली वीडियो में करी थी। आगे की कहानी हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। साथ ही साथ अगर आप हमारा कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, इन नंबर पे कॉल करके आप हमारा पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक, अब देखिए इसमें चांदवार का युद्ध के बारे में बात हो रही है, बैटल ऑफ चांदवार। ठीक, अब इसको समझने से पहले एक कहानी समझिए। देखिए 1191 मैंने आपको बताया तराइन का युद्ध हुआ, फिर 1192 में कौन जीता? मोहम्मद गोरी जीता आखिरी वाले युद्ध में। ठीक है, अब उस समय पे क्या था ना, जब गोरी फिर से लौट के आया था 1192 में, पृथ्वीराज चौहान ने भारत में जितने भी अलग अलग आपके राजपूत स्टेट्स थे, अलग अलग आपके जो राज्य थे, सबसे मदद भी मांगी थी कि आप लोग क्या करिए, पर अपनी मदद भेजिए, जितना सैनिक हो सकते उतनी भेजिए। तो जितना सबसे हो सकता था वो सबने मदद करी। लेकिन एक शासक थे आपके, वो कौन थे? कन्नौज के, जिन्होंने कोई मदद नहीं भेजी थी। ठीक है, कन्नौज के शासक, उनका नाम क्या था? उनका नाम था आपका जयचंद्र। क्या नाम था? जयचंद्र। ठीक, कहाँ के शासक थे? कन्नौज के, और जयचंद्र नाम था आपका। ठीक है, कौन से वंश से ये भी आपका क्वेश्चन आता है। गहरवाल वंश से थे। ठीक है, गहरवाल डायनेस्टी से थे, ये ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने बिल्कुल भी मदद नहीं भेजी थी। किसको नहीं भेजी थी? पृथ्वीराज चौहान को। और बहुत से इतिहासकार ये मानते हैं कि इन्होंने मदद इसलिए नहीं भेजी थी क्योंकि जो जयचंद्र की आपकी डॉटर थी, इनकी जो बेटी थी, क्या नाम था? संयोगिता। संयोगिता। पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता के बीच में प्रेम था, और जयचंद्र इस चीज से लेके नाराज थे, तो इसीलिए पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता को भाग के शादी करी थी। ऐसा बहुत से इतिहासकार मानते हैं। इस वजह से जयचंद्र जो थे वो चिड़े बैठे थे पृथ्वीराज चौहान से, तो इसीलिए उन्होंने अपने भी मदद नहीं भेजी। चलिए यहाँ तक की बात। तो फिर पृथ्वीराज चौहान आपका 1192 का युद्ध हार गए। अब उसके बाद मोहम्मद गोरी जो था वो चुप थोड़ा ना बैठने वाला था। वो फिर आया इन्हीं के पास, जो जयचंद्र था ना, इन्हीं से युद्ध करने आया, कन्नौज का शासन लेने। ठीक है, तो फिर इनसे जयचंद्र से युद्ध कहाँ पे हुआ है? वो युद्ध हुआ है इनका चांदवार में। ठीक है, कहाँ पे? चांदवर, चांदवर में। ठीक है, ये यहाँ पे हुआ है। किससे हुआ? एक तरफ थे आपका गोरी, दूसरी तरफ था आपका जयचंद्र। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, पहली चीज। ठीक है, गोरी और जयचंद्र। और फिर कौन जीता था इसमें? इसमें मोहम्मद गोरी जीता था। मतलब अगर जयचंद्र मदद भेज देते उस समय ना पृथ्वीराज चौहान को, तो पृथ्वीराज चौहान का भी साम्राज्य बच जाता और जयचंद्र का भी बच जाता, क्योंकि गोरी जो है उसके बाद में 1194 में, तब की बात हो रही 1194 1192, जो आपका दूसरा बैटल था ना तराइन का, उसके 2 साल बाद, उसके बाद में जयचंद्र के सही लड़ने और हरा भी दिया था। ठीक है, तो ये तो पूरी कहानी थी। अब जरा हम लोग समझते हैं क्वेश्चन। 50,000 हॉर्समैन के साथ में घुड़सवार मोहम्मद गोरी हैड मार्च्ड टुवर्ड्स कन्नौज एंड बनारस। ठीक है, बिल्कुल सही है। एट दैट टाइम कन्नौज वाज रूल्ड बाय गहरवाल डायनेस्टी रूलर जयचंद्र। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, 1194 में 50,000 घुड़सवार लेके मोहम्मद गोरी किसकी तरफ बढ़ा? कन्नौज और आपके बनारस की ओर कूच किया। उस समय कन्नौज पर गहरवाल वंशीय शासक जयचंद्र का शासन था। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है आपकी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। दूसरा क्या बोला जा रहा है? कन्नौज और एटा के बीच स्थित चांदावार नामक स्थान पर दोनों के मध्य युद्ध हुआ। There was a war between the two at a place called चांदावार situated between कन्नौज and एटा। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये आपकी गलत है, क्योंकि जो आपका चांदावार है वो कन्नौज और इटावा के बीच में, एटा के बीच में नहीं है, इटावा के बीच। ठीक है, तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट जो आपका गलत हो गया। युद्ध तो आपका चांदावार में हुआ है, लेकिन वो किसके किसके बीच में? कन्नौज और इटावा। तो इसी वजह से इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? वो होगा आपका सेकंड वाला। करेक्ट आपका गोला कौन से भरोगे? वो भरोगे आपका बी वाला। ठीक है, बी वाला, ओनली टू, ये गलत आंसर है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। खुरासन was located on the dash border of ख्वारिज्म which was a vast area of central Asia। खुरासन ख्वारिज्म की डैश सीमा पर स्थित था, जो मध्य एशिया का एक विशाल क्षेत्र था। ठीक है, तो एक बार इसको समझते हैं। अब ये समझिए, जो ख्वारिज्म है ये आपका जो मध्य एशिया ना, सेंट्रल एशिया, ख्वारिज्म ये वहां पे था आपका। ठीक है, ये रीजन था। एम्पायर साम्राज्य भी बहुत बड़ा बन रखा था ख्वारिज्म का। ठीक, इसी के दक्षिण में कौन था? इसी के दक्षिण में था आपका खुरासन। कौन था इसी के दक्षिण में? खुरासन था। तो ये चीज ध्यान रखनी, खुरासन की बात हो रही है तो वो किस बॉर्डर में? वो है आपके दक्षिण बॉर्डर में है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका सी वाला, सदन, दक्षिणी बॉर्डर। ठीक है, अब ये सेंट्रल एशिया में था आपका ख्वारिज्म, मध्य एशिया में। तो कौन कौन से देशों का एरिया बनता था? जैसे आपका कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये जो स्टेट। ठीक,
अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, इसमें भी इनकरेक्ट ऑप्शन की आपकी बात हो रही है कि इनकरेक्ट ऑप्शन बताइए कौन सा है। 1205 में इन 1205 ख्वारिज़म शाह had badly defeated मोहम्मद गोरी इन द बैटल ऑफ अंदकुद। 1205 ईस्वी में ख्वारिज़म शाह ने अंदकुद के युद्ध में मोहम्मद गोरी को बुरी तरह पराजित किया था। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मोहम्मद गोरी जो है उसके बाद में भारत में अपनी फतेह, उत्तर भारत में फतेह करने के बाद में वापस कहाँ लौट गया, मध्य एशिया, क्योंकि वो मध्य एशिया से ही आया था। मध्य एशिया में आपका जगह का नाम था घोर, ये अफगानिस्तान में एक जगह है, ठीक है, तो इसीलिए मोहम्मद गोरी बोला जाता था इसे। वापस लौटा, इसने सोचा कि जो ख्वारिज़म है, ठीक है, ये वाला जो ख्वारिज़म मैंने आपको बताया, इससे जरा क्या कहते हैं यहाँ पे भी युद्ध किया जाए। लेकिन यहाँ के जो आपके रूलर थे ख्वारिज़म, क्या नाम था, ख्वारिज़म शाह, उन्होंने हरा दिया था किसको, मोहम्मद गोरी को। कौन सा आपका युद्ध था, वो था अंदकुद का युद्ध, ठीक है, अंदकुद का युद्ध, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर ख्वारिज़म शाह had assumed the title of सिकंदर टू आफ्टर डिफीटिंग घोरी, तो ये भी बिल्कुल सही है। उन्होंने भैया फिर कौन सा टाइटल ले लिया, सिकंदर द्वितीय का। अंधखुद युद्ध में गोरी को पराजित करने के बाद ख्वारिज़म शाह ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। इनकरेक्ट कौन सा होगा, कोई भी नहीं, तो डी वाला जो है करेक्ट आंसर। ये जो इतना भी फैक्ट आपको बताता चल रहा हूँ ना, ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग जो मिडीवल इंडिया में ज्यादातर जो आप लोग क्वेश्चंस देखते होगे ना, वो 1206 के आसपास से आपको देखते होगे आते हैं, जब ऐबक आया, दिल्ली सल्तनत बनी, ठीक, उसके पहले भी ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, उसके पहले भी जब मोहम्मद गोरी आए, कैसे कैसे आके भारत में साम्राज्य फैलाया, तो अभी हम लोग उसी की बात कर रहे हैं। इसके बाद में जो है जब ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, इसी वीडियो में भी आने भी वाला है, फिर हम लोग दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे, फिर दिल्ली सल्तनत के बाद में आपके वो मुगल वंश आता है, तो फिर वो बात करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, Mamluk dynasty could not mainly be said slave dynasty because out of 11 rulers of this dynasty only dash rulers had been slaves. ममलूक वंश को मुख्य रूप से गुलाम वंश नहीं कहा जा सकता था क्योंकि इस वंश के 11 शासकों में से केवल डैश शासक ही गुलाम रहे थे। अब देखिए जो आपकी मामलूक डायनेस्टी है, ये कब से कब तक है, 1206 से लेकर 90 तक है। अब देखिए बहुत सारे इतिहासकारों ने जो डायनेस्टी बनी है दिल्ली सल्तनत में, जो पहला वंश है उसको ममलूक वंश भी बोला है, फिर आपका स्लेव वंश, स्लेव डायनेस्टी भी बोला है, गुलाम वंश भी बोला है, ठीक है, और बहुत अलग अलग नाम से भी बुलाया गया, ठीक है। तो वही बात हो रही है आपकी, गुलाम वंश की बात हो रही है। उसमें मैंने आपको बताया ज्यादातर जो इसके राजा सुल्तान थे वो गुलाम थे, ठीक, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कितने गुलाम थे, टोटल आपके कितने शासक रहे, 11 रहे, उसमें से कितने गुलाम थे। देखिए जो इसका पहला आपका सुल्तान था वो था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, वो भी गुलाम था। फिर दूसरा आपका सुल्तान था इल्तुतमिश, ये भी गुलाम था, इल्तुतमिश भी गुलाम था, ठीक है। और फिर जो आखिरी वाले थे बालबन, बाबर नहीं बालबन, वो भी गुलाम थे। टोटल जो है 3 लोग जो है ना, सिर्फ 3 लोग जो हैं वो गुलाम थे, बाकी सब जो है एक के बेटे हैं, जैसे गुलाम है, गुलाम का बेटा हो गया, फिर वो थोड़ा ना गुलाम रहेगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी। तो कितने टोटल आपके वो थे स्लेव्स, वो थे आपके 3, ठीक है, ये ध्यान रखिए। मैंने आपको नाम भी बता दिया, ऐबक, इल्तुतमिश और बालबन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इरेज कर दें। इसमें बोला जरा सही विकल्प का चयन करें। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शमशी वंश की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक फाउंडेड द शमशी डायनेस्टी, ठीक है, ये बोला जा रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये गलत है आपकी। क्यों गलत है, कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है कब से कब आए, 1206 से 10 तक इसने शासन करा था। मैंने आपको बताया गुलाम वंश कब से स्टार्ट हुआ, 1206 से लेके आपका 1290 तक चला है, ठीक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी आपकी कौन सी डायनेस्टी, कुतुबी डायनेस्टी। कौन सी, कुतुबी डायनेस्टी, कुतुबी वंश, ठीक। अब आप कहोगे कि अभी मैंने आपको बताया वो मामलूक वंश था या गुलाम वंश बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो कुतुबुद्दीन ऐबक का पहले का 4 साल का जो आपका रूल है, जो पहले का 4 साल है 1206 से लेकर 1210, उस वाला जो वंश है ना उसको आप कुतुबी डायनेस्टी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग जो है नाम पड़े हुए हैं, तो पहला स्टेटमेंट जो है तो गलत हो जाता है, ठीक। मामलूक वंश भी बोल सकते हो, गुलाम वंश भी बोल सकते हो और कुतुबी वंश भी बोल सकते हो, जो 1206 से लेकर 10 तक है, ठीक। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, जो ममलूक है वो एक अरबी वर्ड है, ये बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर ममलूक डायनेस्टी इज ऑल्सो नोन एज अर्ली अफगान्स, ममलूक वंश को प्रारंभिक अफगान के रूप में भी जाना जाता है, ये गलत है। क्योंकि जो मामलूक वंश था ना वो किसके लिए जाना जाता था, वो जाना जाता था आपके तुर्क लोगों के लिए, अफगान के लिए नहीं, अफगान के लिए नहीं, तुर्क लोगों के लिए। तुर्क क्या थी उस समय पे, एक जनजाति थी, ठीक है, जो वही आपकी मध्य एशिया के आसपास से एक जनजाति थी, तो ये सब बिलोंग करते थे तुर्क को ही। जो आपका महमूद गजनवी था वो भी तुर्क था, मोहम्मद गोरी वो भी तुर्क था, कुतुबुद्दीन ऐबक वो भी तुर्क था। तो तीसरा स्टेटमेंट है आपका वो भी गलत हो जाता है कि ये तुर्क लोगों के लिए था। करेक्ट आंसर कौन सा है, वो सिर्फ दूसरा वाला है, ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, वो ए हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी आपके सुल्तान दे दिए गए हैं, ये आपके वही
पहले वाला वंश जो है गुलाम वंश बोल लीजिए, ममलूक वंश बोल लीजिए, उसी के आपके ये क्या है रूलर है। अब इनका बोला जा रहा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाइए। पहला है मुइजुद्दीन बहराम शाह, तो ये इन्होंने शासन करा सिर्फ 2 साल, 1240 से लेके 42, ठीक। फिर क्या अलाउद्दीन मसूद शाह, ये करा इन्होंने 1242 से लेके 46। फिर नसीरुद्दीन महमूद, इसने करा है 1246 से लेके 65 तक, ये ध्यान भी रखिएगा। फिर गयासुद्दीन बालबन, इसने करा आपका 1265 से लेके 87 तक, ठीक है। तो ये आपका जो है सबके साल मैंने आपको बता दिए। अगर आप करेक्ट ऑर्डर देखोगे तो कौन सा हो जाएगा, वही पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जिस हिसाब से लगे हुए हैं ना वो सही है। करेक्ट आंसर है आपका बी वाला। अगला क्वेश्चन क्या देख रहे हैं, हु अमंग द फॉलोइंग is credited with streamlining the major organs of the imperial structure of Delhi Sultanate, इक्ता सिस्टम, मिलिट्री सिस्टम एंड द करेंसी सिस्टम। निम्नलिखित में से किसे दिल्ली सल्तनत के शाही ढांचे के प्रमुख अंगों इक्ता प्रणाली, सैन्य प्रणाली और मुद्रा प्रणाली को आपका व्यवस्थित करने का श्रेय दिया जाता है? तो ये श्रेय दिया जाता है आपके इल्तुतमिश को, ठीक। अब जैसे मैंने आपको बताया 1206 में आपका ऐबक तो आ गया, उसने आपका गुलाम वंश की स्थापना तो कर दी, ठीक है। और कौन सी डायनेस्टी, एक और डायनेस्टी का नाम उस समय पड़ा, वो था कुतुबी आपका वंश। लेकिन जो असली आपके फाउंडर बोले जाते हैं ना, असली संस्थापक दिल्ली सल्तनत के, वो बोले जाते हैं इल्तुतमिश। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही जो आपका कैपिटल था, जो राजधानी थी दिल्ली सल्तनत की, वो कहाँ से शिफ्ट करी थी, लाहौर से शिफ्ट करी थी, कहाँ, दिल्ली। ये क्वेश्चन आपका फैक्ट बन जाएगा। किसने आपका लाहौर से दिल्ली राजधानी शिफ्ट करी, तो वो था आपका इल्तुतमिश। फिर इसने जो भी आपका वो चल रहा था प्रशासन, इक्ता सिस्टम, इसको सही करा। इक्ता सिस्टम क्या था, वही रेवेन्यू टैक्स लेने का मामला था, जमीनों को, पूरे एरिया को अलग अलग छोटी छोटी जमीनों में बांट दिया जाता था, और जो सुल्तान के आपके अधिकारी होते थे उनको उसका चार्ज दिया जाता था, ठीक। फिर जो आपका सैन्य प्रणाली, इसको सही करा, मुद्रा प्रणाली, इसको भी, करेंसी सिस्टम को भी सही करा। तो कौन किसने करा, वो आपका इल्तुतमिश, ठीक है, ध्यान रखना है। तो अगर बोला जाए असली संस्थापक कौन है दिल्ली सल्तनत के, तो वो है इल्तुतमिश। थोड़ा कंफ्यूजिंग फैक्ट है लेकिन ध्यान रखिएगा, पहला आया तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, लेकिन रियल फाउंडर की बात करी जाए, असली संस्थापक, तो वो है आपका इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन क्या है, इट वॉज आराम शाह हु फर्स्ट मेड दिल्ली हिज कैपिटल इंस्टेड ऑफ लाहौर। अभी मैंने आपको बताया ये तो गलत है। किसने बनाया पहला, तो आपका लाहौर से किसने शिफ्ट किया कैपिटल, तो वो करा है आपके इल्तुतमिश ने करा है, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो तो आपकी गलत हो गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला स्टेटमेंट देखते हैं। फिर क्या बोला जा रहा है, बलबन को हातिम दितुई के नाम से जाना जाता था। बलबन वॉज नोन एज हातिम टू, तो ये गलत है। ये जाना जाता था आपके ऐबक को, ऐबक को जाना जाता था हातिम दितुई के नाम से, ठीक। अब ऐबक के कुछ और भी इसको टाइटल मिल रखे थे, जैसे हो गया आपका लख बख्श, ठीक है, क्योंकि चैरिटी काफी करते थे, ठीक है। और फिर हातिम टू तो मिल ही रखा है। हातिम का मतलब क्या था, हातिम जो है आपका वही समझिए कि अरब में एक राजा था जो बहुत चैरिटी करता था, इसीलिए ऐबक भी काफी चैरिटी करते थे, इसीलिए हातिम टू। अब करेक्ट आंसर कौन सा होगा, कोई भी सही नहीं है, दोनों गलत हैं, तो डी वाला जो है करेक्ट आंसर। फिर क्या है, A battle had been taken place for power between Iltutmish and Aram Shah at a place called Jad. Jad was located near which of the following state या union territory? सत्ता के लिए इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच जड नामक स्थान पर युद्ध हुआ था। जड निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के पास स्थित है, ठीक है। पहली चीज तो ये ध्यान रखिए, जब ऐबक की आपकी डेथ हुई, ऐबक का एक बेटा था आपका कौन, आराम शाह, आराम शाह। और ऐबक का जो दामाद था, ऐबक का दामाद बोल लीजिए या गुलाम बोल लीजिए, वो कौन था आपका, इल्तुतमिश था, ठीक है। इन दोनों के बीच में भी क्या हुआ था ना, एक युद्ध हुआ था, आरम शाह के बीच में और इल्तुतमिश के बीच में, ठीक है। उसमें कौन आपका विजयी हुआ था, वो हुआ था आपका विजयी इल्तुतमिश। फिर 1211 के साथ में उसने अपनी सत्ता संभाली इल्तुतमिश ने, ठीक है। अब ये हुआ कहाँ पे, आपके जो जड एरिया था वो कहाँ पे, वो दिल्ली के आपके पास में था, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, बने रहिए बस, वीडियो बंद नहीं करनी है, इस क्वेश्चन को भी समझ के जानना है। Which of the following titles had been given to इल्तुतमिश? निम्नलिखित में से कौन सी उपाधियां इल्तुतमिश को दी गई थी? आमिर उल उमरा दी गई है, आमिर उल उमरा। ये क्या था, ये टाइटल जो था इसका मतलब ये था कि कमांडर ऑफ कमांडर, मतलब ये होता था कि जो आपके सेनापति हैं, उन सेनापतियों का भी अगर एक सेना हो गया, उसका जो सेनापति होगा ना, वो होता था आमिर उल उमरा। टाइटल किसको मिला था, इल्तुतमिश को, बहुत लोग को मिलता था। फिर जो कुरान खान है ये नहीं मिला था इल्तुतमिश को, पूरा गलत। तीसरा वाला क्या, सुल्तान आजम, ये टाइटल मिला था। ये किसने दिया था, ये दिया था आपके जो बगदाद के खलीफा थे, बगदाद के खलीफा ने टाइटल दिया था, किसको, इल्तुतमिश को। अब जब खलीफा ने टाइटल दे दिया, खलीफा क्या होता है मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूं, तो पिछली वीडियोस देख लीजिएगा, ठीक है।
खलीफा ने टाइटल जब दिया था इनको, इल्तुतमिश को, इस वजह से इल्तुतमिश की पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में काफी जो है पहुंच बढ़ गई थी, मतलब इनकी रिस्पेक्ट जो है काफी किए जाने लगी थी कि हाँ ये असल में एक रूलर है, क्योंकि बगदाद के खलीफा ने इनको एक टाइटल दे दिया, कौन सा, सुल्तान आजम। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन सा टाइटल मिला, पहला, तीसरा, करेक्ट आंसर होगा सी वाला, ठीक है। तो यही थी आपकी वीडियो, यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों को भी सीरीज को शेयर करिए। इस आपकी समझी सीरीज में पहले हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री भी कंप्लीट कर चुके हैं, उसको भी अच्छे से हम लोगों ने समझा है, तो वो वाली वीडियोस भी देख लीजिएगा। नमस्कार।